everyone, welcome back to my channel. Guys, in today's video, we will be covering illustration 2 for redemption of debentures chapter, which I am covering for CA Foundation students. So, illustration 2 बच्चे बहुत ही सिंपल है. It is similar to illustration number 1. ज़्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ पे आपको अकाउंट स्पेसिफाई किए हुए हैं which you have to prepare. You are required to prepare following accounts for the year ended 31st March 2022. Debentures account, DRR investment account, bank account, debenture holders account. Okay. So let's start with the question reading first. The following balances appeared in the books of Paradise Limited, unlisted company other than AIFI Banking, NBFC and HFC. As on 1st April 2021. अब ये कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड कंपनी अदर देन ऑल दिस, जिसमें आपका DRR विल बी 10% ऑफ द डिबेंचर वैल्यू. सो डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है? 7,50,000. तो DRR कितना हो जाएगा? 10%. ओके, तो यहाँ पे आपका जो DRR है that will be 10% of 7,50,000 which will be your 75,000 rupees. ओके, तो इसकी कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा. ओके, सो DRR विच यू नीड टू क्रिएट इज 75,000. मूविंग नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ DRR आपको 25,000 ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके, तो इसमें आपका 25,000 जो है ऑलरेडी, जो इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस 50,000 यू विल क्रिएट मोर फ्रॉम PNL. ठीक है, ये आप नोट बनाकर आएंगे. ठीक है, लाइंस के साथ साथ ही क्वेश्चन के ना आप सारे कॉन्सेप्ट्स फॉलो कर लिया करो. सो जो भी लाइंस होती हैं उसके साथ आप कॉन्सेप्ट्स फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो नेक्स्ट, DRR आपका हो गया. ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 25,000 हमने माइनस क्यों किया है, क्योंकि ऑलरेडी DRR में इतना बैलेंस है. तो और कितना क्रिएट करना है, मतलब टोटल DRR आपका 75,000 होना चाहिए, जिसमें से ऑलरेडी 25,000 क्रिएटेड है. 50,000 विच यू विल क्रिएट मोर, वो आप PNL से अमाउंट लेंगे. ओके, नेक्स्ट, DRR इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेड बाय 10% दिस सिक्योर्ड बॉन्ड्स फॉर 100 ईच. तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी. एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू DRR वाज मेड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. ऑन 31st मार्च बैलेंस एट बैंक वाज इतना बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट. द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन द अबव डेट. ठीक है, तो अब हम नॉर्मली चलते हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है. डिबेंचर अकाउंट. डिबेंचर अकाउंट मैंने आपको बहुत बार समझा दिया है. लास्ट क्वेश्चन की तरह आपको सिंपल क्या करना है, प्रीमियम और डिबेंचर्स को अलग रखना है. डिबेंचर होल्डर्स में दोनों को दिखा देना है, क्योंकि उसे डिबेंचर भी मिल रही है और डिबेंचर की प्रीमियम भी मिल रही है. डिबेंचर क्या है? हमारी लाइबिलिटी. तो इसका ब्रॉड डाउन यहाँ पे होगा. ठीक है, बाय, एंड दैट विल बी 7,50,000. और आपने इसे डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दिया. कितना? 7,50,000. ओके, तो ये आप टोटल दिखा देंगे. ब्रॉड डाउन की डेट और रिडम्पशन की डेट्स आपको स्पेसिफिकली डालनी है. ओके, तो यहाँ पे आपने जो पे किया है ना, वो आपने 31st मार्च 2022 को पेमेंट की है. ओके, एंड बैलेंस आपको 1st अप्रैल 2021 का दिया हुआ है. ठीक है, ये दो डेट्स दिए हैं, तो इससे क्लियर हो जाता है. जो ब्रॉड डाउन है वो आपका है 1st अप्रैल 21 का, और जो आपने पेमेंट की है वो है आपकी 31st मार्च 2022 की. क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, डेट्स. नेक्स्ट, डिबेंचर्स के बाद कौन सा अकाउंट है? DRR अकाउंट. अब मुझे बताओ DRR अकाउंट. अब जो DRR अकाउंट है वो आपका लाइबिलिटी है. ठीक है, 25,000 ब्रॉड डाउन हो जाता है. क्रिएट कितना करना है आपने? 75,000. तो PNL से आपने कितना क्रिएट किया? 50,000. और इसको ट्रांसफर कहाँ करना है? GR अकाउंट में. ओके, एंड इसकी भी जो डेट्स हैं आपकी नॉर्मल रहेंगी. 1st अप्रैल 21 का आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन हुआ है. 31st मार्च 2022 को आपका GR में ट्रांसफर हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी डेट लेनी है? PNL की. ठीक है, पहले तो आपकी इसकी कैलकुलेशन अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, नॉर्मल सी है जो मैंने आपको पहले करवा दी है. 10%, क्योंकि यहाँ पे नोट वर्ड दिया हुआ है, रेफर नोट. तो आपको ये नोट बनाना है, इसके नंबर है कि 10% रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है. ओके, एंड उसके बाद 25,000 ऑलरेडी था, तो 50,000 मोर हमने क्रिएट कर दिया. देन हमने ट्रांसफर कर दिया GR को. तो यहाँ पर भी बच्चे आपकी यही डेट आएगी. ठीक है, क्योंकि इस दिन ब्रॉड डाउन हुआ, एंड क्रिएशन डेट आपकी जिस दिन आपने क्रिएट किया और DRR एज पर द रिक्वायरमेंट. ठीक है, वो क्यों? रीजन बीइंग आपकी 1st अप्रैल के बैलेंसेस हैं, डिबेंचर्स जो हम देख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स. ठीक है, और एक डेट थी जो मैं आपको दिखाती हूँ. ये डेट थी, ये तो 15% वाली अमाउंट आ गई. एक 10% वाली अमाउंट की भी डेट थी. लेट मी चेक फॉर यू. यस, ये रहा.
shall on or before 30th day of April in each year in respect of debentures issued deposit or invest as the case may be. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 30th अप्रैल से पहले पहले यू हैव टू क्रिएट. तो अगर आपको दिख रहा है कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस इतना है ऑन 1 अप्रैल, तो आप वही डेट जो है यहाँ पर लिख देंगे. ठीक है, यहाँ पे गलती से भी 31 मार्च 2022 मत लिखाना, क्योंकि इसके ऊपर आपको प्रॉपर गाइडेंस दी हुई है चैप्टर की स्टार्टिंग में. ठीक है, सो देयर इज अ गाइडेंस, और यहाँ पे उसका सेक्शन और एक्ट जो भी है वहाँ पे उस चीज़ की रेफरेंस भी है कि कहाँ पे ऐसा लिखा है कि 30th अप्रैल से पहले यू हैव टू क्रिएट. ओके, तो इसलिए मैंने आपको ये डेट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक पिन पॉइंट किया कि आपको ये डेट क्यों यहाँ पे ध्यान से लेनी है. ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सो गाइज यहाँ पे आ जाते हैं हम DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे, और वो क्या कहता है हमारा. DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है हमारी, क्या है, असेट है. ठीक है, तो असेट का बैलेंस कहाँ आता है, इधर. एंड असेट कितनी दी हुई है हमें, एक सेकेंड, ये रही. DRR इन्वेस्टमेंट है आपकी 1,125,500. ओके, एंड ये आपको उसकी बाइफर्केशन है 1,125 इंटू 100 ईच. ओके, सो ये आपकी DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाती है एज पर 1,421. एंड ये रियलाइज कब हुई आपकी, 31/3/22 को बाय बैंक करके ये आपकी रियलाइज हो जाती है. ओके, ये आपकी रियलाइज हो जाती है, आपने बेच दी, सिंपल, इसमें और कुछ नहीं है. ब्रॉड डाउन किया और फिर बेच दिया. ठीक है, फिर आपने बेच दिया. नेक्स्ट आता है आपका बैंक अकाउंट. बैलेंस आया और फिर आपने बेच दी. नेक्स्ट इज योर बैंक अकाउंट. बैंक क्या है, असेट है जी. ब्रॉड डाउन करेंगे इसका बैलेंस, यस, इसका बैलेंस कहीं पे दिया आपको, बैलेंस ऑफ DRR इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर्स, बैंक अकाउंट कहाँ दिया, एक सेकेंड, ये रहा. ऑन 31 मार्च 2022 बैलेंस एट बैंक वॉज 7,50,000. अब यहाँ पे आप डेट देख लेना कौन सी जाएगी. ठीक है, 7,50,000. ओके, अब ध्यान से देखो, हमने बैंक से डिबेंचर्स को पे करना है, डिबेंचर होल्डर्स को. ठीक है, तो 2 डिबेंचर होल्डर्स यहाँ पे लिख लो. ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को पहले तो आपका 7,50,000 जाएगा डिबेंचर्स अमाउंट, फिर 10% प्रीमियम जाएगी 75,000. बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे आप बैंक का, एंड उसके बाद जो भी आप पेमेंट बैंक में जो जो रिसीव हो रहा है वो इधर आएगा. जैसे कि आपकी इन्वेस्टमेंट, DRR इन्वेस्टमेंट 1,12,500. ठीक है, दिस वन. ठीक है, ये आपको रिसीव हुआ. इसके अलावा जो डिबेंचर होल्डर्स है उसको आपने डिबेंचर पे किया और प्रीमियम पे किया. अब जो टू इंटरेस्ट है ऑन DRR इन्वेस्टमेंट वो कितना था, वॉज देयर एनीथिंग अबाउट दैट, उसके बारे में भी ये रिक्वेस्टेड बाय 10%. ठीक है, तो 10% आपको दिया हुआ है इसका. तो यहाँ पे कुछ मंथ्स को लेके कुछ नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है एंड 31 मार्च 2022 की है. तो फुल ईयर का यू विल गेट इंटरेस्ट विच विल बी दिस मच, 10%. ठीक है, आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कुछ है, क्योंकि ब्रॉड डाउन किया, डिबेंचर होल्डर्स को जो जो पे करना था आपने कर दिया, जो जो आपको रिसीव होना था वो हो गया, और इसके अलावा कुछ नहीं है. लेट्स क्रॉस वेरीफाई. ये बैंक अकाउंट है, हमने ब्रॉड डाउन किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, इन्वेस्टमेंट रिसीव की, डिबेंचर होल्डर्स को पे किया, एंड बैलेंस कैरी डाउन हो गया. ठीक है, आप जैसे देख रहे होंगे कि ये वाली इलस्ट्रेशंस मैं इतना डीपली पूरा एक एक चीज़ नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको बीइंग अ CA फाउंडेशन स्टूडेंट पता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 12th के कॉन्सेप्ट्स हैं लेजर वाले. मैं सिर्फ आपको ये चैप्टर जो है इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपका एक होता है ना कि कई बार कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि टीचर्स भी बहुत लाइटली ले लेते हैं, जिस वजह से वो रह जाते हैं. ठीक है, तो मैं उस तरीके से नहीं, मैं आपको सिर्फ एक गो थ्रू कराने से मतलब रख रही हूँ कि ठीक है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. एंड इफ़ यू विल वॉच दीज वीडियोस, आपका कोई ऐसा डाउट ना रह जाए, कोई भी अगर ऐसा पॉइंट आता है उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ. ठीक है, लाइक दिस डेट. तो इसमें हमने क्या क्या बेसिकली किया है, एक आपको DRR की पहले कैलकुलेशन है, ऑलरेडी जो बैलेंस है, ठीक है, बचा हुआ बैलेंस PNL से किया, GR में ट्रांसफर, डिबेंचर्स ब्रॉड डाउन किए, पे कर दिया. ठीक है, DRR इन्वेस्टमेंट ब्रॉड डाउन की और आपने रिसीव कर ली, रियलाइज कर दी. बैंक अकाउंट में आपने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट इधर दिखाई, इन्वेस्टमेंट से जो रिसीव हुआ इधर हुआ, बचा हुआ कैरी डाउन हो गया. नेक्स्ट अकाउंट आपको दिया डिबेंचर होल्डर्स का.
अब डिबेंचर होल्डर्स को लेके एक एंट्री होती है जिसमें हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी को प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर्स बुक करते थे, ठीक है, लाइबिलिटी प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, फिर डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक होता था, वही एंट्रीज होंगी अब आपकी। यहाँ पे आप करेंगे बाय डिबेंचर्स, बाय प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स, ये है 7.5 लाख, ये है 75,000 एंड यहाँ पे आप डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक करके जो भी इनका टोटल बनता है वो आप यहाँ रख देंगे, ठीक है, दैट्स इट। एक बार अमाउंट्स भी चेक कर लेते हैं जो जो हमने यहाँ पे करी है। डिबेंचर होल्डर्स में ये वही 7,50,000 में 75,000 ऐड करके आपकी टोटल अमाउंट है डिबेंचर होल्डर्स की, ठीक है। ये हमने 7,50,000 लिया था, ये हमने इंटरेस्ट लिया था और ये, ठीक है, हमारी अमाउंट सारी मैच हो रही है। अब इधर आ जाते हैं, हमने यहाँ पे प्रीमियम लिया, डिबेंचर्स लिया और टू बैंक करके टोटल पेमेंट कर दी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 2 में क्या है, आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं। अगर आपको एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज आपके माइंड में क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये आप बॉक्सेस जो बनाने हैं ना, इसको मैं बॉक्सेस ही कह रही हूँ, ठीक है। लेजर्स आप बहुत इजीली बना सकते हो, ये अकाउंट्स आप बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। ये डब्बे से में कुछ नहीं है। डेट आपको ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ब्रॉड डाउन किधर होता है। जल्दी जल्दी में बच्चे यही गलत कराते हैं, ब्रॉड डाउन इधर कर देंगे, फिर ऐसे ऐसे करके खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या था। ब्रॉड डाउन ध्यान रखो, लाइबिलिटी का इधर, असेट का इधर, ठीक है, रिजर्व्स भी लाइबिलिटी ही है, वो भी इधर, ठीक है, एंड बाकी उधर, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में जो कुछ भी आएगा वो इधर आएगा, ब्रॉड डाउन, असेट का इधर आएगा, ठीक है। असेट से अगर कुछ एड ऑन हो रहा है तो ब्रॉड डाउन वाली साइड जा रहा है तो इधर, लाइबिलिटीज में रिवर्स हो जाएगा, अगर कुछ एड ऑन हो रही है तो इधर, रिवर्स हो रही है तो इधर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट 12th वाले हैं एंड आई डोंट थिंक सो इसमें ऐसा कुछ था कि जो ना समझ आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। XYZ Limited had issued 1,012% convertible debentures of 100 each, redeemable after a period of 5 years. According to the terms and conditions of the issue, these debentures were redeemable at a premium of 5%. The debenture holders also had an option at the time of redemption to convert 20% of their holdings into equity shares of 10 each at a price of 20 per share and balance in cash. Debenture holders amounting 20,000 opted to get their debentures converted into equity shares as per the terms of the issue. What you need to do, you just need to require to calculate the number of shares issued and cash paid for redemption of 20,000 debenture holders. Easiest question. इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कहता है? इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या है बेसिकली, पहले दो चीजें पूछी हैं, एक नंबर ऑफ शेयर्स, दूसरा कैश पेड, ओके। तो इससे पहले आप क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। सबसे पहले 1,000 इंटू 100, ठीक है, आपकी डिबेंचर्स की वैल्यू क्या है, 12% आपके डिबेंचर्स हैं, 1,000 इंटू 100 1 लाख अमाउंट है आपके डिबेंचर्स की, ओके। इसमें से 20,000 जो डिबेंचर होल्डर्स हैं रुपीस और 80,000, इन्होंने ऑप्शन लिया है कन्वर्जन का, इन्होंने नहीं लिया। कन्वर्जन में ये नहीं है कि सारे शेयर्स हो जाते हैं, 20% शेयर्स कन्वर्ट होते हैं, मतलब 20,000 का 20% 4,000 रुपीज़ जो है वो आप शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे और 16,000 जो है ये आप कैश में पे करेंगे, ठीक है। अब 80,000 ने कोई कन्वर्जन ऑप्शन नहीं किया, उसके ऊपर कोई सवाल पूछा नहीं, इस पे पूछा है 4,000 आपकी वैल्यू कन्वर्ट होएगी और कैश आप ये इतने का आप कैश में पेमेंट करेंगे। यही पूछा है नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दो और कैश पेड निकाल दो। अब लोग क्या करेंगे, 4,000 को डिवाइड कर देंगे, दे विल गेट द नंबर ऑफ शेयर, 16,000 कैश दिखा देंगे, हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है समझने के लिए कि 20,000 रुपीज़ जो है वो आपके डिबेंचर होल्डर्स ने कन्वर्जन ऑप्शन लिया, 20% कन्वर्ट हो गया, बाकी कैश में आ गया 4,000 और 16,000, ठीक है। लेकिन इस तरीके से ये वैल्यूज़ नहीं निकलती हैं। रीज़न बीइंग यहाँ पे आपकी 2-3 चीज़ें हैं। पहली कि जो आपके डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं वो हुए हैं 5% पे, ठीक है। दूसरी, जो इक्विटी शेयर्स हैं वो 20 पर शेयर पे इशू हुए हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं क्योंकि वही है थोड़ा सा समझने वाला और ध्यान से समझना आपने, ठीक है। देखो, हमने डिबेंचर होल्डर्स जो
अमाउंट है वो कितनी है 20,000 जो कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब उसमें से कन्वर्ट कितना पोर्शन हो रहा है 4,000 रुपीज़ का, ठीक है। पहले हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, वो कैसे 4,000 डिवाइड बाय 100, यू विल गेट 100 है ना ये, यस, यू विल गेट 40, एक सेकेंड, दिस इज 100 ओनली एंड 4,000 डिवाइड बाय 100, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाते हैं, ठीक है, 40, ओके। अब आपने जो ये नंबर आया है 40, ठीक है, 40 को आप मल्टीप्लाई करेंगे रिडम्पशन वैल्यू से, ठीक है, जो कितनी है 100 + 5% एंड यू विल गेट 4,200 रुपीज़, ओके। ये आपकी आ जाती है वैल्यू टू बी कन्वर्टेड। फिर उसके बाद यू विल गोइंग टू डिवाइड इट विद द इशू वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड गेट द नंबर ऑफ शेयर्स। समझ आया? कुछ समझ तो आ गया होगा, लेकिन आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा प्रोसेस है जो इन्होंने किया है? क्या किया इन्होंने? पहले इन्होंने नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाले, फिर ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन निकाला, फिर ये किया, ठीक है, इतना सब कुछ किया बेसिकली, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सी सरल सी भाषा में अपनी तरीके से बताऊंगी, ठीक है, जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में बताती हूँ। तो हमने ये वाला जो पेज है समझा है, लेकिन इससे पहले पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे हम ये चीज़ समझ रहे थे, ठीक है। कन्वर्जन ऑप्शन में हम 4,000 और 16,000 तक पहुंचे थे, जिसको मैं एक बार दोबारा रिपीट करा रही हूँ आप लोगों के लिए। 1,00,000 रुपए के डिबेंचर्स हो जाते हैं जो हमने देखे थे। 20,000 ने ऑप्शन लिया कन्वर्जन का, उसी के ऊपर बात चल रही है, इसके ऊपर नहीं चल रही है, इसको बंद कर दो। उसी के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे, नंबर ऑफ शेयर्स और उन्हें कितना कैश देना है। ये क्यों कैश का पूछा है? उन्हें क्योंकि यहाँ पर लिखा है रिडम्पशन, कितना कैश पे करना है 20,000 डिबेंचर होल्डर्स को जो जिन्होंने कन्वर्जन का ऑप्शन लिया है, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसको साइड कर देते हैं। 20,000 में से 20% 4,000 कन्वर्जन ऑप्शन, बाकी कैश। इतना क्लियर है? क्लियर है। अब आ जाओ नंबर ऑफ शेयर्स। देखो जो ये 4,000 है और 16,000 है, ठीक है, अगर इनको प्लस करके जो हमारी 20,000 वैल्यू थी शेयर होल्डर्स की, जब हम उसे रिडीम करते तो क्या हम 20,000 ही पे करते? 80,000 + 20,000 1,00,000 पे करते ना। और क्या सिर्फ 1,00,000 ही पे करते? हम उसे प्रीमियम पे करते ऑफ 5% करते हैं ना, रिडम्पशन वाला। These debentures were redeemable at a premium of 5%. ओके, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसमें 5% की प्रीमियम ऐड कर रहे हैं, इसमें 5% की प्रीमियम ऐड कर रहे हैं और वैल्यू बना रहे हैं, ठीक है। कौन सी वैल्यू? दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एंड दैट नीड्स टू बी पेड इनटू कैश, ठीक है। अब देखो डिबेंचर होल्डर है, वो कहता है मुझे 5% प्रीमियम देना था तुमने रिडम्पशन पे। अब भले 20,000 वाले अलग हो गए, उन्होंने कन्वर्जन ऑप्शन ले लिया है, तो जो बैलेंस उन्होंने कैश में पे लेना है उसके ऊपर भी प्रीमियम लेंगे। कितना बनेगा? लेट्स कैलकुलेट। 16,800, ठीक है। वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है 20% कन्वर्ट कर दो, बचा हुआ जो पैसा देना है उस पर 5% तो दो, जैसा कि बाकी 80,000 वाले को दे रहे हो, ठीक है। अब 4,000 को ही अगर शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो कहेंगे ऐसे तो हमें लॉस हो गया, अगर हम कैश में लेते तो हमें 5% प्रीमियम मिलता, अब हम शेयर्स में ले रहे हैं, शेयर्स भी तो उसी वैल्यू में मिल रही है ना आपको, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स चलो डिफरेंट है। अब मेरी बात सुनो, अब जैसे आपका जो इशू प्राइस है वो है 20 रुपीज़, ठीक है, वो कह रहे हैं 20 रुपये में आप ले लो। अब जो 4,000 है अगर आप उसे 20 से डिवाइड कर दो, 200 आपके शेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज, वैसे गलत है, मैं कांटा भी लगा रही हूँ, इसको समझ मत लेना, मतलब कि इसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, इसको आंसर मत समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, 16,000 रुपये पे 5% प्रीमियम लेके गए। अब बेसिकली हमने करना क्या, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं ना। शेयर्स तो उनको मिल जाएंगे, इतनी ही वैल्यू के शेयर्स मिल जाएंगे, 4,000 के। आपको बेसिकली क्या किया, 4,000 डिबेंचर के बदले में शेयर दे दिया, ठीक है। अब वो कहते हैं 20 रुपये का हम एक शेयर लगा रहे हैं आपको, ठीक है, तो डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लोगे, सिंपल, ठीक है। 20 रुपये का वो कह रहे हैं कि हम आपको शेयर लगा रहे हैं एक, तो आप जो भी वैल्यू आपके डिबेंचर्स की उसको डिवाइड करोगे, इशू प्राइस से नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे,
ठीक है, बेसिकली डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे हो। तो जिस वैल्यू पे आपको दिया शेयर उससे डिवाइड कर दो इस वैल्यू को, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे इनको क्या फायदा हुआ आपके डिबेंचर होल्डर्स को, अगर वो कैश लेते तो उनको 5% प्रीमियम मिलता, अगर उन्होंने इसी अमाउंट को सीधा कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में तो लॉस नहीं हो गया 5% प्रीमियम का। तो इसीलिए 4000 में पहले यू विल ऐड 5% प्रीमियम, फिर इस वैल्यू को, दिस वैल्यू नीड्स टू बी कन्वर्टेड, तो आपका 4200 डिवाइड बाई 2210 नंबर ऑफ शेयर्स आंसर आ जाएगा। बस ये दो वैल्यूज आपको निकाल के आनी है, 16800 और 210 शेयर्स, ठीक है। क्या किया इन्होंने, एक बार हम रिकॉल करते हैं। देखो, नंबर ऑफ शेयर्स और कैश पेड निकालना है इन रिस्पेक्ट ऑफ 20,000 शेयर होल्डर्स विच हु हैव ऑप्टेड टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। मैंने शेयर होल्डर्स बोल दिया, डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। 80,000 के ऊपर कोई वर्किंग नहीं होगी, 20,000 में से 20% ही कन्वर्ट कर सकते हैं, यही पॉलिसी है। तो 4,000 विल गेट कन्वर्टेड, 16,000 विल गेट पेड, लेकिन दोनों में 5% प्रीमियम विल गेट एडेड। दिस विल be the value which needs to be paid into cash and this will become the value which needs to be converted into shares. Okay, and what is the value at which they are issuing the shares? That is 20 per share. So you will divide the conversion value with the issue price of shares and you will get the number of shares which will be issued to the debenture holders in respect of their holdings. Okay, and they will get converted into shareholders. Clear? I don't think so इसमें कोई प्रॉब्लम है, easy। आपकी मर्जी है, आपको ये मेथड फॉलो करना है, यू कैन फॉलो दिस मेथड। नंबर ऑफ डिबेंचर्स में ही किया, इसमें भी कुछ अलग नहीं किया है, बस इन्होंने वैल्यू के बेस पे नहीं, इन्होंने नंबर के बेस पे किया और लास्ट में वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर वो सब किया। मुझे ये थोड़ा क्लियर लगा कि सीधा सीधा चलो ना, जब वो वैल्यू में गेम खेल रहे हैं क्वेश्चन में, तो आप वैल्यू पे ही गेम खेलो, वैल्यू में 5% ऐड करते जाओ, इस सीधा आपकी वैल्यू निकलेगी, दोनों में आपको लॉजिक क्लियर हो जाएंगे कि किया क्या है, ठीक है। ये बहुत ईजी टेबल है, ये टेबल इसी तरीके से बनाना अपनी बुक्स में, एग्जाम में अलग अलग शो करके आना, अलग अलग नंबर मिलेंगे, ऐसे टेबल बना के मत करके आना, पहले एक क्वेश्चन फिर दूसरा क्वेश्चन, पार्ट 2 लिख लेना, लेकिन अपनी बुक्स में अपने नोट्स में इस तरीके से बनाओ, आपको बहुत इजीली क्लियर होगा पिक्चर, ठीक है। एंड इसी तरीके का चार्ट बनाओ कि ये 1 लाख से एग्जैक्टली हुआ क्या, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है। अपनी नोट्स में ऐसे रखना, एग्जाम में ईजी रहेगा रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन 4 एंड इलस्ट्रेशन 4 थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, और ये अच्छा इलस्ट्रेशन है इसमें भी कुछ नहीं है, बस मुझे इसमें एक बोनस शेयर्स का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको, जिसकी वजह से मुझे ये करवाना है। और ऐसा सेम एक टेस्ट और नॉलेज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, तो आपके दोनों में एक ही कराऊंगी, आपका क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 जो है ये आपका इलस्ट्रेशन 3 से सिमिलर है, जो भी हमने कवर किया है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 ये इलस्ट्रेशन 3 से सिमिलर है, तो आपका ये कवर हो जाता है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 मैं आपको करवा दूंगी, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 4 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 सिर्फ ये दो हमारे रह जाते हैं, फिर हमारा फुल कंपनी अकाउंट्स आई गेस कंप्लीट हो जाता है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, तो आप कंपनी अकाउंट्स का तो पूरा का पूरा जो है मटेरियल मेरी वीडियोस को देख के कवर कर सकते हो। एंड गाइज प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड इफ़ यू विल गोना like and comment my videos, that will be motivating me to make more videos for you guys। and बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे चैनल को, सिर्फ लाइक एंड कमेंट कर देते हैं, तो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच।